हेलो एवरीवन। सो एपिसोड के स्टार्टिंग हम देखते हैं कि यह शियानहेंग के बारे में ही सोच रही थी। तभी शियानहेंग ने जो लंच किया था उसके पैसे वो उसे रिटर्न कर देता है, क्योंकि वो जानता था कि यह की सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं है, ऊपर से उसकी जॉब भी कोई परमानेंट नहीं थी। इसी वजह से वो उसे पैसे रिटर्न कर देता है ताकि यायो को आगे प्रॉब्लम ना हो। यायो इसी बारे में सारी रात भर सोचती रहती है। नेक्स्ट डे जब वो ग्रोसरी लेने जाती है तो उसे आइसक्रीम सेल पर मिलती है जो उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। वो शियानहेंग के लिए उसे खरीदना चाहती थी, इसीलिए वो उस आइसक्रीम को बाय कर लेती है और उसका फ्लेवर उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। घर आकर वो जब उसे टेस्ट करती है तब उसे काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन वो उसे साइड में ही रख देती है। इतने में ही शियानहेंग आता है और यायो से बताती है कि मैंने आपके लिए आइसक्रीम खरीदी है, इतना तो मैं आपके लिए कर ही सकती हूँ। अब यायो की आइसक्रीम पहले से ही अनरैप थी तो उसे लगता है कि यायो ने उसके लिए खोल कर इसे रखा हुआ है और वो उसी को ही खाने लग जाता है। उसके भी इसका फ्लेवर काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। यायो जब देखती है कि उसने उसकी झूठी आइसक्रीम खा ली है तब वो बेचारी कुछ बोल ही नहीं पाती, क्योंकि उसे मालूम था कि अगर शियानहेंग को पता चला कि ये उसकी टेस्ट की हुई आइसक्रीम है तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। यायो थंडर क्रैकर को बाहर वॉक कराने के लिए लेकर आई थी। तभी एक और डॉगी उसके पास आ जाता है, जिसकी वजह से थंडर क्रैकर उसके साथ टीज करने की कोशिश करता है। इतने में उस डॉग का ऑनर भी वहाँ पर पहुँच जाता है। वो आदमी काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ था और यायो से काफ़ी बदतमीज़ी से बात कर रहा था। यायो अपनी गलती के लिए उनसे माफ़ी मांगती है कि उसके थंडर क्रैकर की वजह से ये सब कुछ फील उसे करना पड़ा, लेकिन वो लड़का है उसे ब्लैकमेल करने लग जाता है कि तुम्हें इसके पैसे देने होंगे। तभी शियानहेंग वहाँ पर आ जाता है और वो यायो को डिफेंड करता है। वो उस लड़के से कहता है कि पहली बात तो कोई इतनी बड़ी बात हुई नहीं है, हमें केस करने की धमकी दे रहे हो। तो वो लड़का बताता है कि तुम्हारे डॉग ने मेरे डॉग को मोलेस्ट करने की कोशिश करी है, तो इस वजह से तुम्हें पे करना पड़ेगा। लेकिन शियानहेंग उसे कहता है कि अगर जैसा है तो बताओ तुम्हारे पास क्या प्रूफ है। अब उस आदमी के पास कोई प्रूफ तो था ही नहीं। इनफैक्ट शियानहेंग उसे इस तरीके से फंसाता है क्योंकि उसने पहले से रिकॉर्डिंग भी कर ली थी, जो भी उसने यायो के साथ बदतमीज़ी से बात करी। अब इस वजह से वो 2000 युआन मांग रहा था, लेकिन यहाँ पर उसी को ही डबल दे जाना पड़ता है, क्योंकि शियानहेंग इतना ज़्यादा अच्छा लॉयर जो था, उस आदमी के जाने के बाद वो शियानहेंग को थैंक्स बोलती है क्योंकि उसने उस प्रॉब्लम से उसे निकाला था। इनफैक्ट जब शियानहेंग उसे देखता है तब वो उसे देखते ही रह जाता है, क्योंकि थंडर क्रैकर और उसकी आंखें बिल्कुल सेम नहीं जैसी लग रही थी। दोनों ही आंखों को देखकर उसे प्यार आता था। शियानहेंग यायो के ही ख्यालों में खो जाता है। वही यायो जब घर जाती है तब उसे अपनी फ्रेंड्स की बातें करके ऐसा फील होता है कि शियानहेंग जैसे उससे पसंद करने लगा है, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लग जाती है। पूरी रात भर वो सोती ही नहीं इस सोच में कि वो उसे लाइक करने लगी है। वो शियानहेंग को थैंक्स बोलने के लिए उसके लिए कुछ करना चाहती थी, तो उसने पहले से ही सारी चीज़ें प्रिपेयर करके रखी हुई थी। शियानहेंग उससे कहता है कि तुम्हें मालूम है ना कि मेरे टाइम कितना ज़्यादा कीमती है, जिस पर वो कहती है कि आप फिक्र मत करिए, मैंने पहले से ही सारी तैयारी कर रखी है। वो उसे अपने साथ टेरेस पर ले जाती है, जहाँ पर उसने पहले से ही सब कुछ प्रिपेयर कर रखा था। दरअसल वो उसे फूड बाथ देना चाहती थी, जिसे पैरों के गर्म पानी में रखने की वजह से वो काफ़ी रिलैक्स फील कर सके, और ये सब शियानहेंग को काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता है। वो तो आराम से बैठा हुआ होता है, लेकिन हमारी यायो बस शियानहेंग को ही देखे जा रही थी कि उसके हैंडसम लुक्स को देखकर। यायो जब नेक्स्ट डे ऑफिस जाती है तब वो उस लड़की को देखती है जिसके साथ डोंगमिन के फादर डोंगशन का अफेयर चल रहा था, और वो उनकी बेबी से प्रेग्नेंट थी। दरअसल वो केस फाइल करना चाहती थी और इस बच्चे के तौर पर वो उसके एल्यूमिनिया के डोंगशन की प्रॉपर्टी में से हिस्सा चाहती थी। अब क्योंकि डोंगशन के तो बॉडी को पहले से ही क्रिमेट कर दिया गया था, इसी वजह से वो यहाँ पर केस फाइल करने के लिए आई थी, जहाँ पर वो शियानहेंग का ही वेट कर रही थी। बावरी उसके सामने काफ़ी बड़ी बड़ी डींगे मारता है, लेकिन शियानहेंग के आते ही उसके सामने चुप हो जाता है। दरअसल उस लड़की ने पहले से ही शियानहेंग से बात कर ली थी कि वो उससे मिलने आने वाली है। वो उन दोनों को अपने साथ ले जाता है मीटिंग रूम में, जहाँ पर वो सब कुछ डिस्कस कर सके। उस लड़की का नाम वेवे होता है और वेवे डोंगशन की प्रॉपर्टी पर हिस्सा पाना चाहती थी, लेकिन यायो इसके सख्त खिलाफ थी, क्योंकि वो जानती थी कि इससे मिनमिन को कितना ज़्यादा बुरा लगेगा। वेवे बताती है कि उसने किस तरीके से प्रॉपर्टी में हिस्सा पाने की कोशिश करी, लेकिन डोंगशन की वाइफ ने मुझे निकाल दिया। वो मुझे फ्रॉड कहकर बुला रही है। आप बताइए मेरी लाइफ कितनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, मैं इस बेबी के साथ कहाँ जाऊँगी। मुझे मेरी लाइफ को किसी तरीके से सर्वाइव तो करना ही होगा। इस बच्चे की भी रेपुटेशन का सवाल है, इसकी अपब्रिंगिंग का भी क्वेश्चन रहता है, तो मैं कैसे इसकी परवरिश करूँगी। जिस पर शियानहेंग
उस केस को लेने के लिए तैयार था, लेकिन यायो बार बार बोले जा रही थी, जिस वजह से शान को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे अपने साथ वहाँ से ले जाता है। और इतने ज़्यादा गुस्से में आज तक उसे कभी भी नहीं देखा था किसी ने भी। वो यायो पे चिल्लाता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही थी, तुम्हें अपने पर्सनल इमोशंस को दूर रखना चाहिए। यहाँ पर हमारे लिए जो क्लाइंट्स आते हैं वो हमारे लिए सब कुछ है, हमें उनके लिए उनके फेवर में ही लड़ना होता है। लेकिन यायो कहती है कि मैं बस मिनमिन के बारे में सोच रही हूँ, क्योंकि अगर उसे इस बारे में पता चला तो उसे बहुत बुरा लगेगा। और वे इतना ज़्यादा प्रॉपर्टी में हिस्सा पाने के लिए डेस्परेट है, यही रीज़न है कि वो इसने सब कुछ जानबूझकर ही कर रही है यहाँ पर। लेकिन शान को इन सब बातों से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था। वो तो गुस्से गुस्से में ये भी बोल जाता है कि वूजन ने इंसिस्ट किया था तभी तुम्हें यहाँ पर जॉब मिली है। ये बात सुनते ही यायो को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। उसे ऐसा फील होता है कि जैसे वो इस जॉब के लायक नहीं थी और वूजन के इंसिस्ट करने पर ही उसे ये जॉब मिली है। वो तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन शान को अपनी बात पर बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा होता है। लेकिन अब अफसोस करने से क्या फ़ायदा, या कोई इससे दिल टूट चुका होता है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे वो बिल्कुल ही यूज़लेस है, वो किसी भी काम की नहीं है। अगर उसे वो जो ने रेफ़र नहीं किया होता तो शायद उसे यहाँ पर जॉब नहीं मिलती। इनफैक्ट शान को भी इतने ज़्यादा गुस्से में देखकर उसको बहुत ही बुरी तरीके से हार्ट ब्रेक हो जाता है। वो तो वहाँ से उसी वक्त छुट्टी लेकर चली जाती है, क्योंकि उससे ये सब चीज़ें देखी नहीं जा रही थी। ऑफिस से निकलने के बाद यायो सीधा होटल में चली जाती है, क्योंकि वो घर नहीं जाना चाहती थी। वहीं शान जब घर पे बैठ के काम कर रहा होता तो वो यायो को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा था। अब वो उससे पूछ भी नहीं सकता था कि वो इस वक्त कहाँ पर है। वो काफ़ी ट्राई करता है उसे टेक्स्ट करने की, लेकिन उसे कुछ भी मैसेज सेंड नहीं कर पाता। फिर लास्ट में उसे इतना ही बोल देता है कि मेरे मिडनाइट स्नैक्स बाकी हैं, कब तक आकर बना रही हो। जब यायो ये मैसेज पढ़ती है तो उसे ऐसा लगता है कि शायद वो किसी भी काम की नहीं है, वो बस उसकी स्लीप साइकिल को ठीक करने के लिए ही काम की है। बाकी उसके अंदर ऐसी कोई भी हुनर नहीं है जो वो उसके साथ रह सके। मुझे एक गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि वो मुझे पसंद भी कर सकता है। यायो 2 दिन से ऑफिस नहीं आई थी, जिस वजह से शान को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो गुस्सा सभी एम्प्लॉयज़ पर निकल रहा था। वूजन वहाँ पर आता है तो उसे समझ में आ जाता है कि शान किसी वजह से काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है। वह वूजन पर ही था कि वो इन चीज़ों को हैंडल कर सके। वह शान से जाकर बात करता है कि दरअसल प्रॉब्लम क्या है। इस तरीके से गुस्सा करके वो अपने सभी एम्प्लॉयज़ का मूड ख़राब करेगा और सभी काम भी ढंग से नहीं कर पाएंगे। माहौल ख़राब हो रहा है ऑफिस का। लेकिन शान उसे बातों ही बातों में बता देता है कि उसने यायो को सब कुछ बता दिया कि तुम्हारे इंसिस्ट करने पर ही उसे जॉब मिली है। अब ये बात सुनते ही वूजन को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो चैंगसी भी उससे नाराज़ हो सकती थी। पर शान को यायो की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी, क्योंकि उसे नहीं मालूम था कि यायो कहाँ पर है। इसलिए वह वूजन से चैंगसी को कॉल करके इन सब के बारे में बात करने के लिए कहता है, लेकिन चैंगसी उसका कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। नेक्स्ट दिन में चैंगसी अपने घर पर ही पहुंची थी कि तभी उसे वूजन का कॉल आता है और इस बार वो कॉल रिसीव कर लेती है। वूजन उसे सारी बात बता देता है कि यायो को सब पता चल चुका है और वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट है और इसी वजह से वो घर पे भी नहीं आ रही और ऑफिस भी नहीं आ रही है। यायो के पास जाकर उसे समझाने के लिए वो उसे कहता है। चैंगसी को मालूम था कि यायो इस वक्त कहाँ होगी, तो वो तुरंत उसके लिए फ़िश सूप ले जाती है। दरअसल उस वक्त उसका मूड काफ़ी ज़्यादा अपसेट था। यायो उसे पूछती है कि क्या आपको सब कुछ मालूम था कि वूजन के इंसिस्ट करने पर ही मुझे वह जॉब मिली है, जिस पर वो हाँ में सही लाती है। वो यायो को कंसोल करती है कि सिर्फ यही रीज़न नहीं है, फॉर्म सबमिट हुआ था, तुम्हारा इंटरव्यू भी लिया गया था, वो सब कुछ तो तुम्हारे अपने ही बलबूते पे हुआ था ना। और तुम ही बताओ कि अगर तुम लायक नहीं होती तो क्या तुम अब तक जनहंग फॉर्म में टिकी होती। तुमने ये पहले भी काफ़ी गलतियाँ करी हैं, लेकिन फिर भी शान ने तुम्हारी हर गलती को माफ़ किया है। इनफैक्ट उसने तुम्हें प्रोटेक्ट भी किया है। तुम्हें इस तरीके से हार नहीं माननी चाहिए, तुम्हें अपने आप को प्रूव करना चाहिए कि तुम इस जॉब के लायक हो। जिसे सुनकर यायो को भी काफ़ी ज़्यादा हिम्मत आ जाती है। वो भी डिसाइड करती है कि वो वापस ज्वाइन करेगी और वो अपने पर्सनल इमोशंस को काम पर नहीं लेकर आने देगी। वही शान को अभी भी यायो के बारे में कुछ भी नहीं पता था और वूजन भी उस पर गुस्सा कर रहा था, क्योंकि यायो चैंगसी की सिस्टर है। अगर यायो नाराज़ हो गई तो चैंगसी भी नाराज़ हो जाती। लेकिन शान को तो सिर्फ यायो की फ़िक्र थी। वो उसे माफ़ी मांगने के लिए जा रहा होता है कि तभी यायो सामने से आ जाती है और वो वूजन से कहती है कि आप फिक्र मत करिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे समझ में आ गया है कि बॉस ने जो भी कहा था वो बिल्कुल ठीक ही कहा था। मुझे अपने पर्सनल इमोशंस को साइड में रखना चाहिए। आप फिक्र मत करिए, मेरी गलती दोबारा नहीं करूँगी। शान को भी ये सुनकर काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन वो शान से अभी भी नाराज़ थी। वो उससे खास बात नहीं करती। या शान उसके पास आता है और उसे अपने साथ ले जाता है मीटिंग के लिए।
क्योंकि अब उन्हें ये प्रूव करना था कि विवे के पेट में जो बच्चा है वो डोंगशन का ही है। अब डोंगशन की बॉडी को तो क्रिमेट कर दिया गया है, तो ब्लड सैंपल कहाँ से मिलेगा, जिस पर यह आइडिया बताती है कि ज़रूरी नहीं है कि डोंगशन का बॉडी को क्रिमेट कर दिया तो सिर्फ वही सोर्स था ब्लड टेस्ट कराने का। हम उसके ग्रैंडफादर यानी कि डोंगमिन के ग्रैंडफादर की पैटर्निटी टेस्ट करवा सकते हैं। इससे हम ये प्रूव कर देंगे कि विवे के पेट में जो बच्चा है वो डोंगशन का ही है। ये आइडिया शानहेंग को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। इनफैक्ट वो उसने पहली बार वो सबके सामने उसकी तारीफ़ भी करता है। ये देखकर बाओरी उसे कहता है कि वो सबने पहली बार किसी की तारीफ़ करी है। शानहेंग भी इससे बिल्कुल अग्री करता है। वहीं हम बाओरी जब यायो को समझाता है कि आज से पहले बॉस ने कभी भी किसी की तारीफ़ नहीं करी है, तुम ज़रूर स्पेशल हो और तुम अपने आप को कभी भी किसी से कम मत समझना। वहीं जब वो काम कर रही होती है तब शानहेंग बार बार उसे विंडो से देख रहा होता है, क्योंकि बस इतना तो समझ में आ चुका था, फील हो चुका था कि यह उससे अपसेट है, क्योंकि वो उससे बिल्कुल भी ढंग से बात नहीं कर रही थी। वो बिल्कुल एकदम फॉर्मली उसे सारी चीज़ें बता रही थी। वो उसे बात करने के लिए जब आता है तब ये कहकर चली जाती है कि मैं आपको सारी डिटेल्स मेल कर दूँगी। ये कह के ही वो तुरंत वहाँ से चली जाती है। वो अभी भी घर पे नहीं आई थी, वो अभी भी होटल में ही स्टे कर रही थी। अब शानहेंग को भी समझ में आ गया था कि जब तक वो यहाँ पर रहेगा तब तक यायो यहाँ पर नहीं आएगी। वो यायो को यहाँ पर लेकर आना चाहता था, इसीलिए वो उसे मैसेज करता है कि जो भी तुम्हारी मेल भेजी है उसकी हार्ड कॉपी यहाँ पर रखी है और आकर यहाँ पर से ले जाओ। अब ये मैसेज सुनते ही वो वहाँ के लिए निकल जाती है, लेकिन घर पहुँचते उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो अंदर जा सके। तो वो सोचती है कि बस अपना काम करेगी और तुरंत निकल जाएगी। अंदर घुसते उसे एक नोट मिलता है जिसमें शानहेंग ने उसके लिए मैसेज लिखा हुआ था कि तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है जो तुम इस होटल में स्टे करके उड़ाओ, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम यहाँ पर रह सकती हो बेफिक्र होकर। ये देखकर यायो को थोड़ा अच्छा लगता है। वहीं शानहेंग भी बाहर से उसे देख रहा था। नेक्स्ट सीन में हम चैंगजी को देखते हैं जो अपने घर पहुंची ही थी और जैसे ही वो अपना घर का गेट खोलती है तभी वहाँ पर डोंगमैंग आ जाता है जिसने ड्रिंक करी हुई थी। वो दरअसल अभी भी चैंगजी के पीछे ही पड़ा हुआ था। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि चैंगजी अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई है। वो उसे कहता है कि मैं तुमसे ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। और ये है कि वो उससे ज़बरदस्ती घर के अंदर घुस जाता है। वो उसे कहता है कि मैं अभी भी तुमसे ही प्यार करता हूँ। मैं जानता हूँ कि पहले मुझे पैसे चाहिए थे और मुझे तुम्हारी कदर नहीं थी, लेकिन अब मैं तुम्हें वाकई में तुम्हारी कदर होने लगी है। चैंगजी को तो मालूम था कि अभी भी एक्टिंग ही कर रहा है, क्योंकि वो बस उससे दुखी देना चाहता था। वो उसे खुशी उसकी बर्दाश्त हो ही नहीं रही थी। इनफैक्ट वो वूजन का भी जिक्र करता है और इसे वो सारी फोटोग्राफ्स दिखाता है जिसमें वो वूजन के साथ हंस खेल रही थी। जब चैंगजी वो फोटोज़ देखती है तब उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उसे समझ में आ जाता है कि डोंगमैंग उस पर नज़र रख रहा था, उसकी फ़ोटोग्राफ्स ले रहा था, वो भी उसके बिना परमिशन के। वो उसके ऊपर मुँह पर पानी मारती है ताकि उसे होश में लाए, जैसा कि वो उससे कहती है कि वो अभी यहाँ से निकल जाए वरना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। अब डोंगमैंग को भी वहाँ से जाना ही पड़ता है। उसके जाने के बाद चैंगजी वो सारी फोटोग्राफ्स देख रही होती है जिसमें वाकई में वो वूजन के साथ खुश थी और उसे वूजन की फ़िक्र भी होने लगती है और उसे याद करती है उस दिन को जब उसने वूजन को पहली बार देखा था और वो उसके लिए चॉकलेट छोड़ के गई थी। दरअसल चैंगजी को भी वूजन को पहली नज़र में ही देखते ही उसे प्यार हो गया था। अपनी मेमोरीज से बाहर आते ही जब हमने मोबाइल को चेक कर दिया था, वूजन ही उसे टेक्स्ट कर रहा था कि उसने अभी तक उसे टेक्स्ट क्यों नहीं किया है। वो उसे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि अब वो वूजन को क्या रिप्लाई करे। वहीं हम नेक्स्ट सीन में यायो को देखते हैं जो बायोरी के साथ आई थी मिनमिन के ग्रैंडफादर को मनाने के लिए ताकि वो पैटर्निटी टेस्ट करवा सके। वहीं पर ही शानहेंग भी उन पर नज़र रख रहा था। दरअसल वो यायो के लिए यहाँ पर आया था ताकि उसे किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। यायो ग्रैंडफादर के पास जाती है और वो उससे कहती है कि विवे ने हमें बताया कि उसके पेट में जो बच्चा है वो लड़का है और वो आपकी ही कंपनी का वारिस है, तो इस वजह से हम चाहते हैं कि आप पैटर्निटी टेस्ट के लिए साइन कर दीजिए। अब ग्रैंडफादर को भी अपना कोई वारिस चाहिए था क्योंकि मिनमिन एक लड़की थी, इसी वजह से उसे लगता था कि वो इस कंपनी के संभाल नहीं पाएगी, इसलिए वो पैटर्निटी टेस्ट करवाने के लिए मान जाता है। जब वो बाहर तो चले जाते हैं, लेकिन बाउरी जब काम के बाहर जाता है तभी नर्स आकर यायो को काफ़ी कुछ सुना देती है, क्योंकि नर्स को मालूम था कि वे उसकी डोंगशन की मिस्ट्रेस है, इसी वजह से उसे काफ़ी कुछ सुनाकर चली जाती है। लेकिन तब तक बाउरी वहाँ पर आता है तब तक काफ़ी लेट हो चुका था। वहाँ पर वे भी अपना टेस्ट करवाने के लिए काफ़ी ज़्यादा डेस्परेट हो रही थी क्योंकि उसे जल्द से जल्द प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए था। बायोरी और यायो समझ चुके थे कि उसने डोंगशन को पटाया इसलिए ही था ताकि वो उसकी प्रॉपर्टी ले सके और उसकी लीगल वाइफ बन सके, लेकिन एक्सीडेंटली उसकी डेथ हो गई जिस वजह से अब उसे कोर्ट के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। अगर डोंगशन इस वक्त ज़िंदा होता आज और उसका रियल फेस देखता तो उसे काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट होता कि उसने ऐसी लड़की से प्यार किया।
बावरी जब ऑफिस पहुंचता है तब पहले से ही शान गुस्से में भरे बैठा था, क्योंकि उसकी वजह से यायो को नर्स ने इतना कुछ सुना दिया था। वो उससे कहता है कि क्या तुमने यायो को एक सेकंड के लिए भी अकेला छोड़ा था। तब उसे याद आता है कि उसके कॉल आया था जिस वजह से उसे छोड़कर चला गया था। यह शान उसे काफ़ी गुस्से में धमकाता है कि अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वहीं हम चैंगजी को देखते हैं जिसके पास डोंगमेंग का मैसेज आता है और उसने उसके लिए फ्लावर भेजे थे जो बाहर रखे थे। वो उसे डस्टबिन में फेंकने के लिए जाती है काफ़ी गुस्से में। तभी वहाँ पर वूजुन आ जाता है और वो उसे गुस्से में देखकर उसके रीज़न पूछता है। ये चैंगजी उसको देखकर ही काफ़ी ज़्यादा घबराने लग जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि इस वक्त भी शायद से डोंगमेंग उस पर नज़र रख रहा होगा और वो वूजुन की जान वो खतरे में नहीं डालना चाहती थी, क्योंकि वो अपनी वजह से उसे कोई भी प्रॉब्लम में नहीं देख सकती थी। इनफैक्ट वूजुन यहाँ पर यह भी कह जाता है कि उस रात जो भी कुछ हमारे बीच में हुआ मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूँ, लेकिन चैंगजी उसे क्लियर करती है कि उस रात हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जो तुम सोच रहे हो। लेकिन वूजुन तो ये भी कह देता है कि कोई बात नहीं, अगर नहीं हुआ तो भी क्या हुआ, मैं अब भी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन चैंगजी उसे कह देती है कि हमारा इस तरीके से मिलना ठीक नहीं है। वूजुन समझ आता है कि सब कुछ डोंगमेंग की वजह से हो रहा है। वो उसे कह देता है कि तुम्हें उसकी वजह से घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारा साथ रहूँगा। ये सीन यहीं कट होकर हम शान को देखते हैं। वो उसी वाटरफॉल को देख रहा था जो उसने यायो के साथ लास्ट टाइम देखा था। वो आज यायो को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा था। वो चाहता था वो उससे बात करे, लेकिन यायो ये दूरी बनाकर बैठी हुई थी। वहीं हम पैटर्निटी टेस्ट करवाने के लिए वेवे के साथ देखते हैं, जहाँ पर टेस्ट में रिजल्ट पॉजिटिव आता है। उसके पेट में डोंगशन का ही बच्चा था। अब ये प्रूफ होते ही वो दोनों इस बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी यायो देखती है कि एक लड़का वेवे से मिलने के लिए आया है। वो समझ जाती है कि ये कोई और नहीं बल्कि वेवे का बॉयफ्रेंड है, यानी कि वाकई में उसने सिर्फ डोंगशन को फंसाया ही था ताकि वो उसकी प्रॉपर्टी हासिल कर सके। वो लड़का बताता है उसे कि मैं जानता हूँ कि आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन वेवे को डोंगशन ने फंसा लिया था, यानी कि वो डोंगशन पर ही सारा इल्ज़ाम डाल रहा था। लेकिन यायो को मिनमिन और उसकी मदर के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि वो जानते थे कहीं ना कहीं कि वेवे के क्या इंटेंशन है। इसी वजह से उन्होंने डोंगशन की बॉडी को जल्दी क्रिमेट कर दिया था। इसके बाद हम कोर्ट सीन देखते हैं, जहाँ पर शान वेवे के हक में लड़ रहा था और वो केस जीत भी जाता है, क्योंकि पैटर्निटी टेस्ट करवा लिया था जिसका रिजल्ट पॉजिटिव आया था। वेवे के पेट में डोंगशन का ही बच्चा था और उसके पैदा होने के बाद ही उसे डोंगशन की प्रॉपर्टी में हिस्सा मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर वेवे को अभी भी तसल्ली नहीं हो रही थी। वो तो जल्द से जल्द प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहती थी कि बच्चा पैदा होने से पहले ही उसे प्रॉपर्टी मिल जाए, लेकिन शान उसे समझाता है कि इस तरीके से सारी बातें बिगड़ सकती हैं। इनफैक्ट वेवे शान पर भी ट्राई मारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शान तो उससे तुरंत ही दूर हो जाता है, क्योंकि उसे इन सब चीज़ों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। इनफैक्ट वेवे में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसे यायो से जो प्यार होने लगा था। बाहर मिनमिन अपने ग्रैंडफादर से लड़ रही थी कि उन्होंने पैटर्निटी टेस्ट करवाने के लिए वो कैसे मान सकते हैं, क्या मैं आपके लिए काफ़ी नहीं हूँ। जिस पर दादाजी कह रहे थे कि तुम लड़की हो, लड़कियाँ कंपनी को नहीं संभाल सकती, कल को तुम शादी करके चली जाओगी, फिर मेरी कंपनी का क्या होगा, मुझे कोई वारिस चाहिए अपनी कंपनी के लिए। इनफैक्ट वो इतना अग्रेशन में आ गई थी कि जो डंडी मिनमिन को पढ़ने वाली थी वो यायो को पड़ जाती है, जिसके लिए मदर यायो से माफ़ी मांगते हैं। इनफैक्ट मदर मिनमिन को समझाती है कि आज जो कुछ भी हुआ तो मैं उसे सबक लेना चाहिए कि इस दुनिया में कोई भी भरोसे के लायक नहीं है, क्योंकि वो यायो को पॉइंट आउट कर रही थी। तभी वहाँ पर शान आ जाता है जो उसे कहता है कि हम सिर्फ अपना काम कर रहे थे और आपको कोई भी राइट नहीं है कि इस तरीके से आप हमें सुना सके। आपके साथ इनजस्टिस हुआ है तो आप बड़े कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। उन दोनों के जाने के बाद शान देखता है कि यायो के हाथ पर चोट लगी है, उस हाथ से ब्लीडिंग हो रही थी, लेकिन यायो अपना हाथ हटाकर कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है। ये देखकर शान को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। और इसी के साथ हमारे इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन यहीं पर ही ख़त्म होता है। गाइस, जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये ड्रामा कैसा लगा।